हेलो एवरीवन। सो आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, एंड इसे आप फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट बजट एंड फिस्कल पॉलिसी इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। दैट मीन्स आप गवर्नमेंट बजट की जगह फिस्कल पॉलिसी वर्ड भी यूज कर सकते हैं एंड फिस्कल पॉलिसी वर्ड की जगह आप गवर्नमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आई वुड से। आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं लेक्चर के ओवर करने के बाद में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ इस चैप्टर को मैं एक साथ ही फिनिश करना चाहूँगा बिकॉज यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट आप जब भी कर पाएंगे जबकि मैं पूरे चैप्टर को एक साथ अटेम्प्ट करता हूँ। फाइन, सो लेट्स प्रोसीड नाउ। सो ये कंटेंट है जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे, हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइनली हम बजट डेफिसिट के भी जो तीनों कंपोनेंट्स हैं उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड फाइनली विल आल्सो टॉक अबाउट द मेजर्स टू कंट्रोल बजटरी डेफिसिट, कि क्या किया जा सकता है बजट डेफिसिट को खत्म करने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, मैं ये सब कुछ कवर करने वाला हूँ इस लेक्चर में। सबसे पहले हमें ये समझना है कि गवर्नमेंट बजट है क्या, राइट। वैसे बजट वर्ड को जैसे ही आपको ये रिकॉल होता है वर्ड तो आपको ये समझ में आता है कि बजट मींस वी आर मैनेजिंग द एक्सपेंडिचर इन द रेवेन्यू। कहने का मतलब हम मैनेज कर रहे हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स को, खर्चों को, एंड हमारे रेवेन्यू यानी कि इनकम को। दैट मीन्स कि हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ से हमारे पास फ्लो होगा, वो सब चीजें हम बजट में डिस्कस करते हैं, और कहाँ कहाँ पे हम एक्सपेंडिचर करेंगे। जब इसी कॉन्सेप्ट को हम मैक्रो लेवल पे अप्लाई करते हैं तो वो एक तरह से गवर्नमेंट बजट बन जाता है। तो गवर्नमेंट जो है उस अपने जो बजट के अंदर या फिस्कल पॉलिसी के अंदर अपने रेवेन्यू के सोर्सेस एंड जहां जहां उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको लेके एक डिटेल्ड एक प्लान जो प्रेजेंट करती है, जो रखती है, टेबल करती है पार्लियामेंट के अंदर, दैट इज गवर्नमेंट बजट। एंड मैं एक चीज बता दूं कि इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे दो बजट आते हैं, एक रेलवे बजट और एक हमारा जो सेंट्रल बजट आता है। इंडिया के अलावा बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पे दो बजट आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रेलवे का एक सेपरेट बजट आता है जो कि जनरल बजट से या सेंट्रल बजट से अलग होता है। एंड आपको एक चीज और बता दूं कि जो लास्ट वर्किंग डे है फैब का, तो अगर वो लीप ईयर है तो उसी के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा 28 डेज में। सो वो जो लास्ट वर्किंग डेज है उस पे जो है बजट को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस उसे प्रेजेंट करते हैं, टेबल करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई बात करें कि बजट क्या है, तो बजट इज अ स्टेटमेंट व्हिच बेसिकली एस्टिमेट द रेवेन्यू, गवर्नमेंट रिसीट्स मींस गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स कि एक स्टेटमेंट है जो ये बता रहा है कि गवर्नमेंट के कौन कौन से सोर्सेस से उसके पास रेवेन्यू जनरेट होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, एंड कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास में जो है खर्चे जो गवर्नमेंट के किस किस सेक्टर में कितने कितने होंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि इसमें गवर्नमेंट पास्ट बजट की बात नहीं करती है, यहाँ पे डेफिसिट को भी रखा जाता है। तो वो जो डेफिसिट है वो पास्ट बजट से ही आता है। डेफिसिट का मतलब होता है पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने आपकी इकोनॉमी को कितना डेफिसिट रहा। डेफिसिट मतलब जब एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम डेफिसिट सिचुएशन रेफर करते हैं। एंड आर्टिकल 112 एंड 202 प्लीज दोनों को ध्यान रखिएगा। The Constitution requires the central government and state government to prepare the financial statement for the country as a whole, that is non-budget। और ये जो दो आर्टिकल है made it compulsory for the state government and the central government कि उन्हें उस बजट को पेश करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबके सामने पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में रखना है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये जरूर समझना है कि मीनिंग ऑफ बजट क्या है। तो आपको आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया है कि गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, और ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ फैब को टेबल किया जाता है। एंड हमारे यहाँ पे दो सेपरेट बजट है। अब हम अगली स्लाइड प्रोसीड। अब हम यहाँ आ रहे हैं कि वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के। आप इसे टेक्निकली ऐसे समझ सकते हैं कि मैं एक बार कर्सर यूज कर लेता हूँ, हाइलाइटर से आप देखिए कि गवर्नमेंट के पास में
चार ऐसी पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिससे वो इकोनॉमी के रूट को डिसाइड करता है, या आप कैसे कह सकते हैं कि वो इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। जैसे कुछ पॉलिसीज को डायरेक्टली कंट्रोल करता है और कुछ पॉलिसीज को वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये चार पॉलिसीज हैं। फिस्कल पॉलिसी, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसे हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से पहले वाले लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूं, जब हमने बैंकिंग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। अब आप कहेंगे सर आपने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी को तो आरबीआई रेगुलेट करता है। अनडाउटली आरबीआई रेगुलेट करता है, बट मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि एंड ऑफ द डे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है इन सर्टेन कंडीशंस। एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी एक मैकेनिज्म है, बट ये बहुत कुछ इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसे भी इन्फ्लुएंस करती है। एंड जो लास्ट है वो डायरेक्ट इंटरवेंशन है। दैट मीन्स गवर्नमेंट अपने कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस और कुछ अपनी थ्योरीज और कुछ डेवलपमेंट करके भी इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बट जो पॉलिसी गवर्नमेंट के फुल कंट्रोल में अगर कोई है, जिसे हम कहना चाहेंगे वो फुली कंट्रोल कर सकती है, उसे फुली एक्सरसाइज कर सकती है, दैट इज अ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होंगे। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर, बाद में हम जो इस लेक्चर सीरीज को जब कंटिन्यू करेंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर ऑलरेडी मैं ड्रॉप कर चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर, और इसके बाद हम एक्सचेंज रेट पॉलिसी के ऊपर, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर लिखाएंगे, और डायरेक्ट इंटरवेंशंस भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, जो पॉलिसी हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब पॉइंट ये आता है कि जब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को एक्सरसाइज करती है, तो हर पॉलिसी के कुछ ना कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड बिकॉज फिस्कल पॉलिसी एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो उसके कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। अनडाउटली उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, बट उसे आप इकोनॉमिकल टर्म्स में ही डिफाइन करेंगे। अब ये क्या है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, इस पॉलिसी के थ्रू जो गवर्नमेंट जो है कॉमन पब्लिक को प्रोवाइड कराना चाहती है, दैट इज प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी गवर्नमेंट को कि वो वहां पे कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप करे, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप करे, पब्लिक सर्विसेज को डेवलप करे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है किसी भी फिस्कल पॉलिसी का, कि उस इकोनॉमी के अंदर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। दूसरा जो एक ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक पॉलिसी का, आप जो कह सकते हैं, या आप इनको, ये इन जनरल है, वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स मैं बात कर रहा हूँ, ये इन जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी गवर्नमेंट का, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर आएगा इसके बाद में, तो वो आप डिस्कस करेंगे। वैसे एक बार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट होता है इकोनॉमी के अंदर, दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बाद में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। एक जो अचीवमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की, इतना परसेंट जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए, इतने परसेंट से इनकम बढ़नी चाहिए, ये भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है किसी भी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना चाहती है, ये भी गवर्नमेंट का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में प्राइस स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा जो है महंगाई ना बढ़े। गवर्नमेंट का एक मेजर कंसर्न ये भी है कि वो सोसाइटी को जो है फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना चाहती है। ऑल्दो फुल एम्प्लॉयमेंट एक इमेजिनेटिव कंडीशन है, बट फिर भी गवर्नमेंट अपने एंड पे पूरा ट्राई करती है कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो नरेगा हो, चाहे और मुद्रा स्कीम हो, कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी कोशिश करती है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में उसके, कि एक्सपेंडिचर हैं जो गवर्नमेंट के, वो कम हो, वो बढ़े नहीं। एंड जो एक और बहुत मेजर कंसर्न है गवर्नमेंट का, वो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। आप इंडिया में देख रहे होंगे कि इतना इम्बैलेंस है रीजनली। बिहार इज अ बैकवर्ड स्टेट, वेस्टर्न यूपी इज अ बैकवर्ड स्टेट, एमपी इज अ बैकवर्ड स्टेट। एमपी ने थोड़ा अभी किया है रिकवर, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, सेवन सिस्टर स्टेट्स इन ईस्टर्न पार्ट बिल्कुल बैकवर्ड स्टेट्स हैं। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र,
if you talk about Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, these are developed states. तो ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये डेवलपमेंट सिर्फ एक रीजन में ना हो, ये स्प्रेडेड हो, सब तरफ हो। ये सारे कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन सारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को आप मॉनेटरी पॉलिसी में भी यूज कर सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी में भी यूज कर सकते हैं, आप इसे एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में भी कुछ लेवल तक यूज किया जा सकता है, और डायरेक्ट इंटरवेंशन में भी आप इन्हें यूज किए जा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट की इकोनॉमिक गोल्स या पॉलिसीज के। अब इसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो समझिए। अगर गवर्नमेंट, ध्यान से देखिएगा, अगर इकोनॉमी के अंदर आप लिक्विडिटी इन्फ्यूज करते हो, अनडाउटली उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने का मतलब गवर्नमेंट ने जो है पैसा मार्केट में इन्फ्यूज किया, लेकिन जब मार्केट में गवर्नमेंट पैसा इन्फ्यूज करेगी, एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज होगा, बट उससे कहीं ना कहीं मार्केट में इन्फ्लेशन मींस महंगाई भी बढ़ेगी। क्यों? बिकॉज लोगों के हाथ में इनकम आएगी। अब गवर्नमेंट को इन दोनों सिचुएशन के बीच में बैलेंस करना होता है। एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन को कम करते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है। तो इसको मैनेज करना होता है गवर्नमेंट को। सेकेंड, आप देखिए यहाँ बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की। गवर्नमेंट अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है तो कहीं ना कहीं उसे उन स्टेट्स पे ज्यादा फोकस करना होगा जिन स्टेट्स के पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट वहां प्रॉब्लम ये आता है कि फिर वो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को, यानी कि लोगों की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, फिर प्रॉब्लम है, फिर एम्प्लॉयमेंट आपका कम होगा। तो गवर्नमेंट को इन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी मैनेज करना होता है और वो इसे बैलेंस करके भी चलती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, हर पॉलिसी का अपना एक कॉन्फ्लिक्ट है, हर पॉलिसी का, चाहे वो कोई सी भी पॉलिसी हो, बट वो हर पॉलिसी का अपना एक उसका इम्पैक्ट है, उसका एक इन्फ्लुएंस है, उसका एक कंसिक्वेंस है, और वो हर पॉलिसी अपने साथ एक कॉन्फ्लिक्ट लेके कैरी करके चलती है। क्योंकि अब यहाँ पे हम क्योंकि बात कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी की और गवर्नमेंट बजट की, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट बजट या फिस्कल पॉलिसी के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहला पॉइंट जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का गवर्नमेंट बजट का, वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। गवर्नमेंट जो रिचर सेक्शन है उसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाती है, अपने पास इनकम को अक्यूमुलेट करती है और उसके बाद उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करती है गरीबों के बीच में वेलफेयर स्कीम्स के फॉर्म में। दैट मीन्स कि हम जो टैक्स पे करते हैं उस टैक्स से गवर्नमेंट नरेगा की स्कीम्स रन करती है। हम जो टैक्स पे करते हैं उससे गवर्नमेंट आयुष्मान भारत या कई हेल्थ स्कीम्स फ्री प्रोवाइड कराती है। ये क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये पहला ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आप दूसरा पॉइंट देखिए, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये क्या है आप ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लिकर हुआ, टोबैको हुआ, इनके ऊपर मैक्सिमम टैक्सेस लगाती है, और गवर्नमेंट इनके ऊपर जो टैक्सेस लगाती है उससे जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास में आता है हैवी, उसे गवर्नमेंट जो सोशली यूजफुल गुड्स हैं उनके ऊपर उनको सब्सिडाइज करती है, उनको पैसा देती है। तो आप ये समझिए कि अगर ये गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ये रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है कि आपने रिसोर्सेज एक जगह से निकाले और उन्हें उन सेक्टर्स में लगा दिया जिनको सब्सिडी की जरूरत है, जैसे कि खादी। या मैं आपको बताऊं, आजकल आपने देखा हो तो रूरल एरियाज में गवर्नमेंट बहुत सब्सिडाइज रेट के ऊपर गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है। ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा होता है, बट वो कब प्रोवाइड करा पाती है? जब वो कमर्शियली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल चार्ज करती है। तो वो कहीं ना कहीं रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है। आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज को मैनेज करने का कोशिश करती है। एक और जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है फिस्कल पॉलिसी का, दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, जहां पे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इकोनॉमी स्टेबल रहे, प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं जाए, डिफ्लेशन भी नहीं हो, मार्केट में रिसेशन भी नहीं आ जाए। ऐसा नहीं कि मार्केट में लिक्विडिटी बिल्कुल ही ओवर हो जाए। गवर्नमेंट को उन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विलिब्रियम करना होता है इकोनॉमी को।
कि ना तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा जाना चाहिए और ना डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा हाई जाएगा तो कहीं ना कहीं जो बीपीएल लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए लाइफ थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, थोड़ी नहीं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी, बिकॉज उनकी पेइंग कैपेसिटी और सेविंग्स बिल्कुल नहीं होती है। लास्ट है ये अगला पॉइंट देखिए आप, सॉरी, मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप देखिए गवर्नमेंट के जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं, जिनके ऊपर एक तरह से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली भी रखती है, ठीक है। लेट्स से कि आप रेलवे की बात कर लीजिए। अब जब हम रेलवे का बात करते हैं तो रेलवे के अपने बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, राइट। और ये वो सेक्टर है जहां गवर्नमेंट की हम कह सकते हैं कि एक मोनोपोली भी है गवर्नमेंट की। आप देखिए कोई दूसरा कोई नेटवर्क नहीं है रेलवे नेटवर्क इंडिया में, सिर्फ एक ही है, रेलवे। सो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है इन पब्लिक एंटरप्राइजेस के थ्रू कहीं ना कहीं इकोनॉमी को एक ग्रोथ या ग्रो करने की कोशिश करती है। और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो रेलवे एक ऐसा नेटवर्क है, मतलब दुनिया का एक बहुत बड़ा, इंडिया का एक बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी देता है कि हर इंसान उसमें जा रहा है। हाँ, उसमें लग्जरी की फॉर्म में डिफरेंशिएशन या वेरिएशंस हैं, बट स्टिल सरकार इन पब्लिक सेक्टर्स के थ्रू इकोनॉमी को ग्रो करने का कोशिश करती है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम अगले लेक्चर में, मैं इसी के कॉन्टिन्यूशन में एक लेक्चर डालूंगा, उसमें हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप इसके अगले वाला वीडियो जरूर वॉच करिएगा, और अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो आप प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो हम इसी कंपोनेंट ऑफ बजट पे